एक 21 साल का नौजवान जब 70 साल की करोड़पति औरत से शादी की तो 7 दिन बाद वह हैरान रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर ऐसा क्या हुआ? उमर फारूक, एक 21 साल का नौजवान, जिंदगी के बोझ तले दबा हुआ था। उसकी मां शाजिया बेगम एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि अगर फौरन महंगा इलाज न करवाया गया तो उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। दूसरी तरफ उसकी 18 साल की बहन आइमा, जिसने मुश्किल से एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया था, फीस न भर पाने की वजह से पढ़ाई छोड़ने के करीब थी। उमर खुद कानून की तालीम हासिल कर रहा था और साथ ही एक मामूली सी इंटर्नशिप भी करता था, लेकिन उसकी कमाई से घर का खर्च मुश्किल से चलता था। ऊपर से उसके वालिद के जमाने का भारी कर्ज अब उसके सिर पर था। कर्ज देने वाले रोज धमकियां देते, मां की दवाइयां उधार लेनी पड़ती और बहन के लिए किताबें खरीदना भी एक सपना बन चुका था। एक दिन जब उमर एक सस्ती चाय की दुकान पर खड़ा अपनी जिंदगी की परेशानियों में उलझा हुआ था, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे गौर से देख रहा है। उसने धीरे से सिर उठाया तो देखा कि सामने एक बावरकार औरत खड़ी है, जिसकी उम्र तकरीबन 70 साल के आसपास थी। उनकी शख्सियत ऐसी थी कि कोई भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता था। सफेद रंग का कीमती सलवार कमीज, हीरों से सजे नफीस जेवर और आंखों में झलकता वकार। उमर को समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी हस्ती वहां क्या कर रही थी और वह उसे क्यों देख रही थी। तुम्हारा नाम उमर फारूक है? औरत की आवाज गहरी थी। तुम्हारी मां शाजिया बेगम गंभीर बीमारी से जूझ रही है और तुम्हारे सिर पर भारी कर्ज है। उमर के हाथ से चाय का गिलास छूट गया। आप कौन हैं? उसने घबरा कर पूछा। नरगिस बेग, औरत ने अपना नाम बताया। शायद तुमने मेरे बारे में सुना होगा। उमर को याद आया, बेग ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज मुल्क के सबसे बड़े कारोबारी ग्रुपों में से एक, जिसकी मालिक थीं नरगिस बेग। अरबों की दौलत, हाई प्रोफाइल पार्टियां और बेशुमार तनाजों से भरा हुआ नाम। लेकिन इस वक्त वह यहां क्या कर रही थी और उसे इतनी निजी बातें कैसे मालूम थीं? आप मुझसे क्या चाहती हैं? उमर ने शक से पूछा। नरगिस बेग ने गहरी सांस ली और कहा, शादी। उमर को लगा कि उसने कुछ गलत सुना है। क्या? हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, नरगिस बेग ने सपाट लहजे में कहा। उमर के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या यह मजाक था? 70 साल की एक अरबपति औरत एक 21 साल के जूझते नौजवान से शादी करना चाहती थी। कोई मजाक है? उसने हैरत से पूछा। नहीं, नरगिस बेग का चेहरा गंभीर था। यह एक प्रस्ताव है। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं तुम्हारी मां का पूरा इलाज करवाऊंगी, बहन की तालीम का खर्च उठाऊंगी और तुम्हारे सारे कर्ज चुकाऊंगी। उमर को लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। बदले में मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस मेरे कानूनी शौहर बनना होगा। शादी सिर्फ कागजों तक सीमित होगी। तुम्हारी जिंदगी पर कोई पाबंदी नहीं होगी। तुम्हें पूरी आजादी मिलेगी। यह प्रस्ताव उमर के लिए किसी सपने से कम न था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया। यह औरत, जो मुल्क की सबसे अमीर खातून थी, शादी क्यों करना चाहती थी? क्या तुम्हें कुछ वक्त चाहिए? नरगिस बेग ने पूछा। उमर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वह जानता था कि यह प्रस्ताव किसी जाल की तरह लग रहा है, लेकिन यह भी सच था कि अगर उसने हां कर दी तो उसकी मां को जिंदगी मिल सकती थी, बहन का मुस्तकबिल बन सकता था और उसकी जिंदगी बदल सकती थी। लेकिन क्या यह सब इतना आसान था? उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। नरगिस बेग हल्का सा मुस्कुराई। ठीक है, लेकिन याद रखना, यह प्रस्ताव हमेशा के लिए नहीं रहेगा। यह कहकर वह धीरे से अपनी महंगी कार में बैठी और रवाना हो गईं, मगर उमर के दिल और दिमाग में हजारों सवाल छोड़ गईं। क्या यह सौदा वाकई इतना आसान था? क्या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा था? उमर को अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी शादी 70 साल की करोड़पति खातून नरगिस बेग से हो चुकी है। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उसे समझने का मौका ही नहीं मिला। न कोई धूम धड़ाका, न कोई रस्म रिवाज, सिर्फ कुछ कानूनी दस्तावेजों पर दस्तखत और गवाहों की मौजूदगी में उसकी किस्मत बदल गई थी। अब वह उस शानदार हवेली का कानूनी मालिक न सही, कम से कम एक अहम हिस्सा जरूर बन चुका था। जब उमर ने पहली बार हवेली में कदम रखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं।
यह कोई आम हवेली नहीं थी, बल्कि एक महल जैसी शानदार इमारत थी। इतिहास की गवाही देती हुई, वक़्त की परछाइयां समेटे हुए विशाल संगमरमर की दीवारें, ऊंचे ऊंचे स्तंभ जिन पर नफीस नक्काशी, पुराने जमाने के झाड़ फानूस जिनकी रोशनी अब भी मध्यम मध्यम चमक रही थी। दीवारों पर महंगी विदेशी चित्रकला के नमूने, कुछ नवाबों और जागीरदारों की तस्वीरें और कुछ अजीब सी मूर्ति जैसी आकृतियां। ऐसा लगता था जैसे इन तस्वीरों में हवेली की कहानियां बंद हों। उमर आगे बढ़ता गया। उसके कदमों की आवाज विशाल खामोशी में गूंज रही थी। फर्श पर बिछी कीमती ईरानी कालीन वक़्त की अमीरियत का पता दे रही थी, मगर हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी जो मौसम की वजह से नहीं बल्कि किसी अनदेखे खौफ की वजह से महसूस हो रही थी। हवेली के मुलाजिमों का रवैया भी कुछ अजीब सा था। सबसे पुराना नौकर गुलाम रसूल, तकरीबन 60-65 साल का, एक झुर्रियों भरा दुबला पतला आदमी था। उसकी आंखों में हमेशा एक सहमा हुआ असर रहता। जब भी उमर उससे कुछ पूछता, वह पहले इधर उधर देखता, जैसे तय कर रहा हो कि कोई सुन तो नहीं रहा। फातिमा, हवेली की मुख्य नौकरानी, बहुत कम बोलती थी। जब भी वह उमर के सामने आती, नजरें झुका लेती और जल्दी जल्दी अपना काम निपटा कर चली जाती। उसकी आंखों में भी कुछ ऐसा था जो उमर समझ न सका। वह खौफ था या गहरी उदासी। बाकी मुलाजिम भी औपचारिक और बेहद सावधान थे। कोई बेवजह उमर से बात नहीं करता था। हवेली में जितने लोग थे, उससे कहीं ज्यादा खामोशियां थीं। लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज ने उमर को परेशान किया, वह थी दूसरी मंजिल का एक दरवाजा। हवेली के आंतरिक हिस्से में एक चौड़ा संगमरमर का जीना सीधा ऊपर जाता था, लेकिन जब भी उमर ने वहां जाने की कोशिश की, कोई न कोई नौकर उसे रोक लेता। ऊपर जाना मना है साहब जी, गुलाम रसूल ने कहा। क्यों? उमर ने झुंझलाकर पूछा। गुलाम रसूल ने कोई जवाब दिए बिना नजरें झुका लीं। ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के अंत में एक बड़ा सा काला लकड़ी का दरवाजा था। ऐसा लगता था जैसे अंधेरे ने उसे अपने अंदर कैद कर रखा हो। दरवाजे पर एक भारी सा लोहे का ताला लगा था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि दरवाजे के ठीक ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा था जो हर वक्त उस दरवाजे पर नजर रखे हुए था। उमर को झटका लगा। अगर दरवाजा बंद ही रखना था तो उस पर निगरानी की जरूरत क्यों थी? क्या इस दरवाजे के पीछे कोई राज छिपा हुआ था? पहली ही रात उमर को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दीं, घर घर टक टक, जैसे कोई लकड़ी पर धीरे धीरे चल रहा हो। यह आवाज दूसरी मंजिल से आ रही थी। उमर उठा और बाहर निकला। जैसे ही उसने ऊपर जाने की कोशिश की, गुलाम रसूल सामने आ गया। आप यहां क्या कर रहे हैं साहब जी? उमर खामोश हो गया। गुलाम रसूल की आंखों में हल्की सी घबराहट थी। रात को यहां मत निकला करें, उसने धीरे से कहा और वापस चला गया। मगर उमर को उस रात नींद नहीं आई। वह जानना चाहता था, आखिर दूसरी मंजिल के उस बंद दरवाजे के पीछे क्या है। रफ्ता रफ्ता उसे पता चला कि यह हवेली पहले खालिद बेग नामी एक करोड़पति बिजनेसमैन की थी, जो 15 साल पहले एक रहस्यमय हादसे में मारा गया था। कहा जाता था कि उसकी मौत इसी हवेली के अंदर हुई, लेकिन उसकी लाश आज तक नहीं मिली। सवाल यह था, क्या नरगिस बेग इसके बारे में कुछ जानती थी? क्या खालिद बेग की मौत सिर्फ एक हादसा थी या फिर कोई साजिश? दिन गुजरते गए और उमर को महसूस होने लगा कि वह एक ऐसी पहेली में फंस चुका है जिसका हल आसान नहीं। हवेली की दीवारें कुछ छुपा रही थीं, मगर सवाल यह था, आखिर वह राज क्या था? रात का तीसरा पहर था। हवेली के बड़े झाड़ फानूस की रोशनी मध्यम हो चुकी थी। बाहर तेज हवाएं दीवारों से टकरा रही थीं, जैसे कोई गहरा राज सरगोशी कर रहा हो। अंदर खामोशी थी, मगर उमर के दिल में तूफान उठ रहा था। उसे अभी अभी पता चला था कि नरगिस बेग उससे कुछ बड़ा सच छुपा रही है। वह अब तक नहीं जानता कि वह सच क्या है, मगर वह जानता था कि जब वह सामने आएगा तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। उमर ने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर बेचैनी उसके अंदर तूफान की तरह उठ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे पुकार रही हो। हवेली के अंधेरे गलियारे, पुराने लकड़ी के फर्श और वह बंद दरवाजा जिस पर हर वक्त ताला लगा रहता था और जिसे कभी कोई नहीं खोलता। इस वक्त उसका कौतूहल नरगिस बेग के दफ्तर तक सीमित था।
जब सब मुलाजिम गहरी नींद में थे, उमर उठा, धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और बाहर झांका। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। चुपके से कदमों से वह नरगिस बेग के निजी दफ्तर की तरफ बढ़ा। दफ्तर हवेली के पश्चिमी हिस्से में था। पुरानी लकड़ी की अलमारियां दीवारों से जुड़ी खड़ी थीं। बीच में एक बड़ा सा महोगनी का डेस्क रखा था। उमर ने दरवाजा हिलाया। खुला था। वह दबे कदमों से अंदर दाखिल हुआ। कमरे में मध्यम सी रोशनी जल रही थी। अलमारियों में बेशुमार फाइलें रखी थीं, जिन पर मोटे अक्षरों में बिजनेस डील्स और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा था। लेकिन उसकी नजर सीधे डेस्क पर जा पड़ी। वहां कुछ पुराने कागजात और एक मोटा लिफाफा रखा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर से कुछ पुरानी तस्वीरें निकलीं। इन तस्वीरों में दो लोग खड़े थे। एक उसका वालिद नासिर रुख और दूसरा खालिद बेग। उमर की आंखें तस्वीरों पर जम गईं। बाबा और खालिद बेग। खालिद बेग के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। फिर उसने तस्वीरों के नीचे रखे दो खत देखे। एक में लिखा था, नरगिस, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मेरे पैसे हड़प लिए, मेरे कारोबार को तबाह कर दिया। मैं तुम पर भरोसा करता था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी और बेटा मुझसे दूर हो गए। एक दिन तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। दूसरे खत में लिखा था, अगर कल सुबह मैं जिंदा न रहूं तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि नरगिस होगी। उसने मुझे मेरी ही कंपनी से निकाल बाहर किया। उसने मेरे सबसे करीबी दोस्त नासिर को मेरे खिलाफ भड़काया और अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। ये आखिरी अल्फाज पढ़कर उमर का सिर चकरा गया। क्या यह सब सच था? उसने जल्दी जल्दी कागजात पलटने शुरू किए। एक तीसरे कागज में साफ लिखा था कि खालिद बेग ने खुदकुशी की थी, अपने ही बंगले में। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। उमर का दिल बैठने लगा। तभी उसे अपने पीछे हल्की सी आहट महसूस हुई। उमर ने धीरे से पीछे देखा। दरवाजे पर नरगिस बेग खड़ी थी। उनकी आंखों में न तो गुस्सा था और न ही घबराहट, बल्कि एक अजीब सा सुकून, एक ठंडी सी ठहराव था। तो तुमने आखिरकार सब कुछ देख ही लिया? उन्होंने कहा। उनका लहजा नरम था, मगर उसमें एक ऐसी ठंडी बेरुखी थी कि उमर की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उमर गुस्से में कांपते हुए बोला, तो ये शादी, ये सब कुछ सिर्फ एक सौदा नहीं था, ये इंतकाम था। नरगिस बेग हल्का सा मुस्कुराई। बिल्कुल, लेकिन मेरे वालिद ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। उमर चीख उठा। नरगिस बेग ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। सच का सामना करना आसान नहीं होता उमर। तुम्हारे वालिद ने मेरे शौहर की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उन्होंने खालिद को खुदकुशी पर मजबूर किया। झूठ, मेरे वालिद कभी ऐसा नहीं कर सकते, उमर चीखा। नरगिस बेग ने उसकी आंखों में सीधे देखा। जैसे तुम समझते हो कि मैं बेगुनाह नहीं, तो फिर सच क्या है? उमर ने गुस्से से पूछा। खालिद ने खुदकुशी नहीं की थी? नहीं उमर, वो धीरे से बोली, उसे कत्ल किया गया था। उमर जैसे सुन्न होकर रह गया। क्या मतलब? और उसकी मौत की वजह सिर्फ मैं नहीं थी, तुम्हारे वालिद भी थे। सबूत कहां है? नरगिस बेग कुछ पल खामोश रही, फिर नरमी से बोली, हवेली की दूसरी मंजिल पर जो दरवाजा बंद है, उसके पीछे जो छिपा है, वह तुम्हें सच्चाई दिखा सकता है। उमर के रोंगटे खड़े हो गए। वही दरवाजा जिस पर हमेशा कैमरे की निगरानी रहती थी, क्या उसके पीछे वह सच छिपा था जो सब कुछ बदल सकता था? अब वह सिर्फ एक मोहरा नहीं था। नरगिस बेग का माजी, हवेली के राज और अपने बाप का साया, सब कुछ उसके सामने खड़ा था। यह सिर्फ शादी का बहाना नहीं था, यह एक गहरी साजिश थी। लालच, इंतकाम और सच्चाई की ऐसी लड़ाई जिसका अंजाम अब वह खुद तय करना चाहता था, लेकिन वह अकेला कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने अपने सबसे करीबी दोस्त फैसल खान से मदद मांगी। फैसल एक तजुर्बेकार तहकीकाती पत्रकार था। सबूत दरकार है, फैसल ने गंभीरता से कहा, और वह सबूत सिर्फ हवेली के राजों में छिपे होंगे। ऐसे सबूत जो सिर्फ कहानी न हो, बल्कि कानूनी कार्रवाई का आधार भी बन सकें। उमर और फैसल ने मिलकर तहकीक शुरू की। नरगिस बेग के कारोबारी रिकॉर्ड, बैंक लेन देन, कानूनी दस्तावेज और हवेली के पुराने मुलाजिमों से राब्ता किया। जल्द ही उन्हें अंदाजा हुआ कि नरगिस बेग सिर्फ बदला लेने वाली औरत नहीं थी, वह एक झोर आवर पेशा सल्तनत की मालिक थी।
जिनके स्याह धंधे मुल्क के कई हिस्सों में फैले हुए थे। बैंक लेन देन में करोड़ों की शक्कर वाली रकमें, नामालूम खाते और 2 पुराने मुलाजिम अचानक लापता हो चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा इंकशाफ हुआ जब उमर को दूसरी मंजिल के एक पुराने बंद कमरे की चाबी मिल गई। रात की तारीकी में उमर ने वह दरवाजा खोला। अंदर एक खुफिया पढ़ाई घर था। उसमें पुरानी फाइलें, तस्वीरें, वीडियो रिकॉर्डिंग्स और अखबारी कतरनें मौजूद थीं। दीवारों पर लगी खबरें खालिद बेग की रहस्यमय मौत की निशानदेही कर रही थीं। मगर एक फाइल ने उमर को झकझोर कर रख दिया। उस फाइल में नासिर फारूक का नाम था। मेरे वालिद। उमर के हाथ कांपने लगे। फाइल के मुताबिक खालिद बेग और नासिर फारूक एक खुफिया जमीन के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। जब नासिर ने भ्रष्टाचार में शामिल होने से इनकार किया तो वह एक रहस्यमय हाथ से मारे गए। उमर के दिल में आग भड़क उठी। यह सिर्फ इंतकाम की कहानी नहीं थी, यह उसके बाप की इज्जत, उनके कातिलों को बेपर्दा करने की जंग थी। अब वक्त आ चुका था। उमर और फैसला ने तमाम सबूत इकट्ठा किए और सीधे पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे। कमिश्नर ने शुरू में हिचकिचाहट दिखाई, मगर जब खुफिया कमरे की फाइलें और वीडियोस देखे तो मसला साफ हो गया। अगले ही दिन हवेली पर छापा मारा गया। नरगिस बेग को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें हथकड़ी लगाई गई तो वह जहरीली मुस्कान के साथ बोली, तुम समझते हो तुम मुझे हरा सकते हो? उनकी आंखों में अब भी नफरत धधक रही थी। तुम्हारी नफरत ने तुम्हें खुद बर्बाद कर दिया, उमर ने कहा। उनका सारा सियाह धन और गैर कानूनी सल्तनत तबाह हो चुकी थी। हवेली नीलाम कर दी गई। तमाम जायदाद हुकूमत ने जब्त कर ली। जब हुक्काम ने उमर से पूछा कि क्या वह हवेली लेना चाहेगा तो उसने इनकार कर दिया। नहीं, यह हवेली सिर्फ मां जी के जख्मों की याद दिलाती है। मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा, बिना किसी साए के। कुछ साल बाद उमर ने अपनी इंजीनियरिंग की तालीम पूरी की और एक टेक्नोलॉजी कंपनी कायम की। इसी दौरान उसकी शादी डॉक्टर सारा खान से हुई, ऐसी खातून जो भी उमर की तरह मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ने पर यकीन रखती थी। उनके बेटे उस्मान की पैदाइश पर उमर ने एक नया अहद लिया। मैं अपने बेटे को वह जिंदगी दूंगा जो मुझसे छीन ली गई थी। अब वह सिर्फ नासिर फारूक का बेटा या नरगिस बेग का शौहर नहीं था, वह अपनी अलग पहचान बना चुका था। मां जी की सियाह परछाइयां कभी कभी अब भी उसके ख्वाबों में आती थीं, लेकिन अब वह डरता नहीं था, क्योंकि वह जान चुका था इंसाफ की लड़ाई सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार लड़नी पड़ती है। यह एक लगातार जद्दोजहद है जिसे हर नस्ल को आगे बढ़ाना होता है।